नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड के भाजपा सांसदों ने एलयूसीसी चिटफंड घोटाले के आरोपियों पर कठोर कार्यवाही की मांग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने कठोरतम कार्यवाही का आश्वासन दिया है। सांसदों ने इंटरपोल की मदद से आरोपियों को भारत लाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। अनिल बलूनी ने कोटद्वार आनंद विहार एक्सप्रेस को जयपुर तक विस्तारित करने का भी अनुरोध किया है। वहीं इस विषय पर बात करते हुए कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार के संरक्षण में इस तरीके का घोटाला सामने आया है, जो कि चिंता का विषय है। इस विषय को लेकर लोगों ने तमाम आंदोलन भी किए हैं, लेकिन सरकार ने उनकी एक भी न सुनी है। इस प्रकार का विषय राज्य के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ चुके हैं इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, अब उत्तराखंड में भाजपा सांसदों ने एलयूसी चिटफंड घोटाले पर कार्यवाही की मांग की है, तो ऐसे में वहां पर किस तरह की स्थिति देखी जा रही है? देखिए, मैं बात करूं एलओसीसी का घोटाला, तो लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है प्रदेश में, और प्रदेश में अभी सिर्फ आश्वासन का दिए है, और आश्वासन एक बार नहीं कई बार दिया गया है, लेकिन इस समय आश्वासन इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि ये केंद्र तक बात पहुंची और अमित शाह से बात की गई है। लगातार विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, लेकिन इस बार देखना ये होगा कितना ये बातचीत सफल हो पाती है, कितनी लोगों को इसमें राहत मिल पाती है। ये केंद्र तक मामला गया, अमित शाह ने कठोर कार्रवाई करने की बात करी, लेकिन अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग रो रहे हैं, और वो लोग, उनकी छोटी रकम नहीं है, करोड़ों की रकम है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके 1.5 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए है, तो वो लोग इतने परेशान है। उन्होंने कहा, कहता हमने तो सारी पूंजी वहां लगा दी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने गहने बेच के, बहुत सारों ने तो, कोई किसी का पति फौज में था, उसने अपनी फौज की पूरी पूंजी लगा दी, बहुत सारे लोग। तो उसको लेकर अभी सिर्फ आश्वासन ही है, लेकिन जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तब तक कोई संतुष्टि नहीं है। लेकिन इस बार थोड़ा संतुष्टि उन महिलाओं के चेहरे पे इसलिए दिख रही है क्योंकि अमित शाह ने कहा कि कठोर कार्रवाई होगी और हो सकता है केंद्र सरकार कुछ मदद कर सके। जी जी सतीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भाजपा सांसदों ने एलयूसीसी चिटफंड घोटाले के आरोपियों पर कठोर कार्यवाही की मांग की है और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। इस मामले में अमित शाह ने कठोरतम कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। सांसदों ने इंटरपोल की मदद से आरोपियों को भारत लाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की भी मांग सामने रखी है। वहीं अनिल बलूनी ने कोटद्वार आनंद विहार एक्सप्रेस को जयपुर तक विस्तारित करने का भी अनुरोध किया है। इस विषय पर बात करते हुए कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर आरोप भी लगाए हैं, और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार के संरक्षण में इस तरीके का घोटाला सामने आया है, जो कि चिंता का विषय बन चुका है। इस विषय को लेकर लोगों ने तमाम आंदोलन भी किए हैं, लेकिन सरकार ने उनकी एक भी नहीं सुनी है। वहीं इस प्रकार का विषय राज्य के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूर्ण होने वाला प्रधानमंत्री माना जा रहा है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को लंबे कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं विश्व में भारत की एक अलग पहचान स्थापित हो चुकी है। उनके नेतृत्व में अंत्योदय के सिद्धांत पर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। भारत हर क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के क्षेत्र में अनेक कार्य भी किए जा रहे हैं और कई नए ऐतिहासिक निर्णय भी लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को देश और दुनिया के सामने रखा है। वहीं प्रत्येक भारतवासी के लिए सौभाग्य की बात है कि उनका नेतृत्व हम सभी को प्रदान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की है। आज़ाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं, उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में आज देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर
भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। 2047 तक विकसित भारत बनेगा। सच में ये हम सब का सौभाग्य है, भारतवासियों का सौभाग्य है कि उनका नेतृत्व आज देश को प्राप्त हो रहा है। देहरादून में शराब की दुकानों को स्थानांतरित करने का विषय जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया है, परंतु लापरवाही के चलते और झूठे तथ्य पेश करने पर मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर आबकारी अधिकारी केपी सिंह को तत्काल निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि लापरवाही और गुमराह करने वालों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी के इस एक्शन की प्रशंसा करते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि भ्रष्टाचारी व लापरवाह बड़े छोटे सभी अधिकारियों के लिए प्रदेश में धामी सरकार द्वारा लगातार कार्यवाही जारी है। भ्रष्टाचार में लिप्त करीब 200 से अधिक अधिकारियों पर अब तक कार्यवाही की जा चुकी है, जो केवल धामी सरकार में ही मुमकिन है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में देहरादून में शराब की दुकानों को स्थानांतरित करने का विषय अब जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया है, लेकिन लापरवाही के चलते झूठे तथ्यों को पेश करने पर मुख्यमंत्री धामी एक्शन मोड पर हैं और उनके निर्देशों पर आबकारी अधिकारी केपी सिंह को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है और चाहे कोई भ्रष्टाचार में कोई लिप्त हो, चाहे कोई कितना बड़ा हो या छोटा हो कर्मचारी हो, हर किसी के खिलाफ सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है और भ्रष्टाचार में लिप्त अब तक लगभग 200 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें चाहे आईएएस अधिकारी हों, आईएफएस अधिकारी हों, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, अगर किसी सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया है तो धामी सरकार ने किया है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होना है। इसको लेकर संबंधित क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान को और तेज करते हुए घर घर दस्तक दे रहे हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कोट ब्लॉक के धौलकंडी सीट से भाजपा अधिकृत प्रत्याशी रचना बुटोला ने अपने समर्थकों के साथ रैली निकालते हुए जनसंपर्क किया है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने काम किया है, जिससे उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं प्रमोद नेगी ने क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए ग्रामीणों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया है। दूसरे चरण में जनपद के पौड़ी, कोट और कलजी खाल ब्लॉकों समेत अन्य क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा। इन क्षेत्रों में चुनावी माहौल अब पूरी तरह से गर्मा चुका है। प्रत्याशी सुबह से लेकर देर शाम तक गांव-गांव जाकर लोगों से समर्थन की अपील करते हुए देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब उत्तराखंड में पंचायती चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का दूसरा चरण होने वाला है, जो कि 28 जुलाई को प्रस्तावित है और इसको लेकर संबंधित क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान को तेज करते हुए देखे जा रहे हैं और वो घर घर जाकर लोगों से अपील भी कर रहे हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में भी जुटे हुए हैं। कोट ब्लॉक के धौलकंडी सीट से भाजपा अधिकृत प्रत्याशी रचना बुटोला ने अपने समर्थकों के साथ रैली निकाली है और उन्होंने जनसंपर्क भी किया है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में क्षेत्र के विकास को लेकर काम किया गया है, जिससे उन्हें जनता का अपार समर्थन मिलता हुआ देखा जा रहा है। वहीं प्रमोद नेगी ने क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए ग्रामीणों से मुलाकात कर आशीर्वाद भी लिया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और सरकार तथा चुनाव आयोग पूरी तरह भाजपा की कठपुतली बन चुके हैं। धस्माना ने सुशील कुमार द्वारा जारी की गई चिट्ठियों को बेशर्मीपूर्ण बताते हुए उनके बर्खास्तगी किए जाने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने इस मामले को राज्यपाल के समक्ष रखा है और जैसे ही राज्यपाल समय देंगे, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल उनसे भेंट करेगा।
मतदान की प्रक्रिया सकुशल प्रारंभ हुई और प्रारंभिक आकलन के अनुसार प्रथम चरण में समग्र रूप से कुल 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें 63% पुरुष और 73% महिला मतदाता शामिल हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मतदान में जो है जनता का भारी उत्साह, मतदाताओं का भारी उत्साह रहा, जो कि लोकतंत्र में गहरे विश्वास को भी दर्शाता है। ग्रामीण मतदाताओं द्वारा दिखाया गया है ये उत्साह जो है बेहद प्रशंसनीय भी है। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के स्कूल को आधुनिक बनाने के नाम पर मर्ज करने की तैयारियां की जा रही हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूलों को मर्ज या फिर बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को देखते हुए 10वीं और 12वीं के स्कूलों को आधुनिक बनाए जाने को लेकर क्लस्टर सिस्टम बनाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि विभाग ने प्रदेश के 1520 से ज्यादा स्कूलों को क्लस्टर सिस्टम के तहत 559 स्कूलों में तब्दील करने का प्लान शिक्षा विभाग ने तैयार किया है। शिक्षा विभाग का ये फैसला जब से सामने आया है, तब से लगातार सवाल पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर विभाग करने क्या जा रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने भी शिक्षा विभाग के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार को शायद उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति का पता नहीं है। उनको समझना होगा कि पूर्व में स्कूल इसलिए बनाए गए थे क्योंकि बच्चों को कई किलोमीटर का रास्ता नापना पड़ता था। की नहीं है और फरमान जारी कर दिया कि हम जो है क्लस्टर विद्यालय बनाए। ये बिल्कुल जो है जो स्थिति है उसके विपरीत सरकार आचरण करने का काम कर रही है। ये नहीं चल सकता, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में तो बहुत ही भयावह स्थिति भी है और पर्वतीय क्षेत्र जो है सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर ही निर्भर करती है, जो सीधे सीधे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम सरकार कर रही है। अगर ये होगा तो हम इसका विरोध करेंगे। सर, देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में कारगिल विजय दिवस पर भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। प्रदेश में कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सैनिकों ने की है, जबकि प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष धस्माना ने कहा कि हमारे वीरों के अदम्य बलिदान के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जिसे जीवन भर नहीं चुकाया जा सकता है। विशेष रूप से कैनाल रोड के उन शहीद परिवारों को जिनके पति कारगिल युद्ध में शहीद हुए हैं, मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष राम रतन नेगी ने घोषणा की है कि आने वाले महीनों में जिला ब्लॉक स्तर पर भी सभी 1999 के कारगिल शहीदों के परिजनों से मिलकर यही सम्मान दोहराया जाएगा, ताकि हर परिवार तक हमारी श्रद्धांजलि पहुंच सके। आपको बता दें कि उत्तराखंड में देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में कारगिल विजय दिवस का आयोजन हुआ है और ये भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सैनिकों ने की है, जबकि प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष धस्माना ने कहा कि हमारे वीरों के अदम्य बलिदान के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। हमने ये बोला है कि ये सम्मान सिर्फ सम्मान समारोह तक ही नहीं रहेगा, इसके आने वाले समय में भी हम सभी जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जा करके सभी शहीदों के परिवारों से मिलेंगे और उनके जो भी हम यकीन करेंगे, निश्चित करेंगे कि उनकी जो परेशानियां हैं या उनको जो मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको पूरी मिलती है। हमारे पूर्व सैनिक विभाग की सदारत में कार्यक्रम हुआ और इसमें हमारे देहरादून से जो शहीद परिवार हैं, कारगिल के बेटे जिनके पति शहीद हुए, उन परिवारों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था, बुलाया था और उनको हमने यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है। ये इतने बड़ी शहादत है कि उसका ऋण हम पूरे जीवन नहीं उतार सकते, लेकिन ये टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, हमारा उनके प्रति कृतज्ञता वो ज्ञापित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। और देहरादून के चिलीज रेस्टोरेंट में हरियाली तीज के उपलक्ष्य में कमलेश रमन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये पर्व महिलाओं को समर्पित है और सावन मास का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी माह माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। कार्यक्रम में महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर उत्साहपूर्वक तीज का पर्व मनाया है। उन्होंने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखा है। कमलेश रमन ने प्रदेश और देश में उत्साह के साथ ये पर्व मनाने के लिए लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और
कमलेश रमन ने प्रदेश और देश की समस्त मातृशक्ति की हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी। पूर्वक तीज का पर्व मनाया है। देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को जिला प्रशासन ने सौगात दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान जब स्वतंत्रता सेनानियों की प्रथम पीढ़ी के परिजनों ने स्मार्ट सिटी और रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की मांग उठाई है, तो जिलाधिकारी ने तुरंत ही आदेश जारी कर स्मार्ट सिटी बसों में फ्री यात्रा सुविधा लागू कर दी है। जिलाधिकारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके उत्तराधिकारी हमारे लिए सर्वोपरि हैं। स्मार्ट सिटी बसों में इस सुविधा की जानकारी देने के लिए विशेष फ्लैक्स भी लगाए गए हैं। इस क्रम में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या उनके सम्मानित उत्तराधिकारी हैं, उनकी कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और किसी भी तरह से उनका हम सुगमता बढ़ा सकते हैं, तो वो प्रशासन लेवल पे, जिले लेवल पे जो हो सकता है उसको यहीं से किया जाता है, और जो शासन को रिक्वेस्ट करनी होती है वो ड्यूली शासन को रिकमेंड की जाती है। सेकेंडली, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें सुगमता के लिए सभी उत्तराधिकारियों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल स्मार्ट सिटी की सभी बसेस में किया गया और वो उसका क्रियान्वयन भी हो चुका है और उसके साइन बोर्ड्स भी। महान शिकारी जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती के अवसर पर तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी हॉल में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें वक्ताओं ने जिम कॉर्बेट के बारे में जानकारी दी है। जिम कॉर्बेट का मसूरी से गहरा नाता रहा है। अक्सर वो मसूरी प्रवास करते थे और यहाँ पर उन्होंने एक शेरनी को भी पाल रखा था, जिससे उनका गहरा लगाव था। जिम कॉर्बेट ने पहाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में नरभक्षी जानवरों से क्षेत्रवासियों को निजात दिलाई थी और आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश विदेश के पर्यटक आते हैं। इस मौके पर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने बताया कि कैमल बैक रोड स्थित उनके आवास में अक्सर उनका आना जाना होता था। उस समय आदमखोर जानवरों का काफ़ी आतंक रहता था और लोग दूर दूर से उन्हें बुलाते थे। हालांकि जानवरों से उन्हें बेहद प्रेम था, लेकिन नरभक्षी हो चुके जानवरों से मनुष्यों को बचाने के लिए उनका शिकार वो किया करते थे। देखिए, जिम कॉर्बेट जी का आज 150वीं जन्मतिथि के कार्यक्रम में आयोजित किया गया और 150वीं जन्मतिथि का उपलक्ष्य में कार्यक्रम करने का आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिम कॉर्बेट जी का काफ़ी समय मसूरी में और जीवन का अधिकांश समय उत्तराखंड में बीता। वो मसूरी में जब रहे तो उन्होंने एक शेरनी को पाला, कई गाँवों का भ्रमण करा, फोटोग्राफी करी। आज जो चित्र हमें मिलते हैं वो जिम कॉर्बेट जी की देन है। जो रामनगर के निकट स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो उत्तराखंड सरकार की देखरेख में संचालित किया जाता है, जिसमें हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दौरा किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पूर्व उसमें दौरा किया था। लाखों की तादाद में पर्यटक उस कॉर्बेट पार्क में आते हैं। तो जिम कॉर्बेट जी का सिर्फ आज की तारीख में अर्थव्यवस्था से बात ना करते हुए मसूरी के इतिहास से लेकर उत्तराखंड के इतिहास तक एक बहुत बड़ा एक सहयोग रहा है। कांवड़ मेला सकुशल संपन्न किए जाने पर साधु संतों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों का सम्मान किया है। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और अन्य साधु संतों ने डीएम, एसएसपी समेत तमाम विभागों के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों का स्वागत और सम्मान किया है। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अधिकारियों ने अपनी कार्य कुशलता और बेहतर समन्वय से कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराया है। कांवड़ मेले में सुरक्षा चाक चौबंद रही, वहीं कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी की गई। कांवड़ मेले में इस बार रिकॉर्ड कांवड़ियां आए हैं और हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने के चलते किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई है।
प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सम्मान कार्यक्रम में शामिल होकर साधु संतों का आभार व्यक्त किया। उनके द्वारा जितने भी हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो IPS हो, IAS हो, PCS हो, सभी का सम्मान हुआ। सभी हमारे SHO, सभी हमारे CO साहब जितने भी है सभी यहाँ आए थे। और देखिए, आपने देखा होगा पूरा जो कावड़ का मेला है, जिला प्रशासन ने ऐसा कार्य किया है कि जो आज तक हो नहीं पाया। और हमारे अनुभवी DM साहब, हमारे अनुभवी SSP साहब जो पहले भी पिछले कावड़ मेले में थे, जिन्होंने चप्पे चप्पे पे पूरी फोर्स लगाई हुई थी। और हमारे दोनों अधिकारी, चाहे वो DM साहब हो, SSP साहब हो, दोनों खड़े होकर के पूरा मेला देख रहे थे। और जहाँ जहाँ जिसको कोई दिक्कत आई वहाँ दोनों ने मिल करके पूरे कावड़ियों का सहयोग किया। और हरिद्वार में जिला प्रशासन के अधिकारियों के तमाम विभागों और संगठनों के साथ साफ सफाई अभियान चलाया गया है और मेला नियंत्रण भवन के पास शिव घाट पर DM मयूर दीक्षित, SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल भी सफाई में जुटे हुए दिखाई दिए। इसके अलावा तमाम गंगा घाटों और सार्वजनिक स्थानों पर कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करते हुए नजर आए और कई सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों को भी सफाई अभियान के साथ जोड़ा गया है। वहीं कांवड़ मेला खत्म होने के बाद शहर में कई स्थानों पर गंदगी पसरी हुई थी, लिहाजा लोगों को अभियान से जोड़ने और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सफाई अभियान चलाया गया है। इसमें जगह जगह सफाई अभियान चल रहे हैं। आज हमारी टीम के द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा, अन्य अधिकारियों के द्वारा रोडीबेल वाला क्षेत्र में यहाँ कुछ घाटों पर सफाई अभियान अभी किया जा रहा है और रेगुलरली इसको प्रोसीड करेंगे। और इसमें मेन पर्पज़ यही है कि हम केवल ये एक सरकारी एक कार्यक्रम ना रहे, इसमें सभी को हम जोड़ें। जो यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं वो भी साथ में आए, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, व्यापारी हैं, वो भी साथ में आए। और हमारे ऑफिसर्स भी, अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहता है और इसका अच्छा रिजल्ट आता है तो इसको मंथली बेसिस पे एक बार हम किया जा सकता है, ताकि लोगों में एक ओनरशिप की भावना भी आए। सार्वजनिक दुर्गा पूजा उत्सव कमेटी के गठन के लिए दुर्गा मंदिर परिसर पर दुर्गा पूजा स्थायी कमेटी के अध्यक्ष सरोज मंडल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से रोहित मंडल को सार्वजनिक दुर्गा पूजा उत्सव कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए दो लोगों के नाम आने से सार्वजनिक दुर्गा पूजा स्थायी कमेटी एवं संरक्षकों ने इन 2 नामों को अपने पास सुरक्षित रखा है। 3 अगस्त को कोषाध्यक्ष महामंत्री की घोषणा की जाएगी। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष रोहित मंडल ने कहा है कि इस बार का दुर्गा पूजा कोलकाता के तर्ज पर उत्तराखंड के दिनेशपुर में भव्य रूप से मनाया जाएगा। 5 दिवसीय दुर्गा पूजा में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई के कलाकारों को आमंत्रित कर कार्यक्रमों को भव्य रूप दिया जाएगा। माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे संरक्षक और पूर्व अध्यक्षों ने, युवा साथियों ने मुझ पर दोबारा पुनः भरोसा जताया है और मैं कोशिश करूंगा, माँ के आशीर्वाद से मैं उस भरोसे को बढ़ावा दूंगा। मेरे से पूर्व सभी अध्यक्षों ने बहुत बेहतरीन काम किया है और मैं कोशिश करूंगा कि उससे भी बेहतरीन काम करने का मैं करना चाहूँगा। इस बार आप थोड़ा देखना चाहिए कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, हम कोशिश करेंगे उसको और बेहतर करें। मंदिर की साज सज्जा है उसको भी बहुत सुंदर और बाजार को भी सजाने का काम करेंगे। सभी पुराने अध्यक्ष और स्थायी कमेटी को साथ रखकर हम अपने सबको बनाएंगे। देश भर में हो रही लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ऐसे में पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर जगह बरसात का असर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक पहाड़ी के धधकने से यहां पर यात्रा रोक दी गई है और गौरीकुंड के पास देर रात करीब 3:30 पर यह घटना हुई है, जब पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर रास्ते पर आ गिरा और इसके कारण आवाजाही के लिए ये मार्ग बाधित कर दिया गया। PWD विभाग इस रास्ते को खोलने का प्रयास कर रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम की जानकारी लेने के बाद ही अपनी यात्रा आगे बढ़ाएं और सावधान रहें। ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि यात्री किसी भी जोखिम से बचे रहें। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।